मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मरूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये वन्दे सद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म पर्वतों को भेद देने वाले, विश्व तत्व के ज्ञाता, ऐसे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उन्हें वंदन और नमस्कार करने के उपरांत इस ग्रंथ की जो रचना हुई वास्तव में कोई अद्भुत और अलौकिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की मानव समग्र वाणी का समावेश कर लिया गया हो। सात तत्व का सहारा लेकर समस्त जनागम की महत्वपूर्ण विषय वस्तु का प्रतिपादन इस ग्रंथ में किया गया है। पहले ही अध्याय के 5वें सूत्र की अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। पाठ राजवार्तिक नामक यह ग्रंथ है और 283 का पेज नंबर है, 283 पेज। पैराग्राफ नंबर 19 से 25 से अपने को आगे चर्चा करनी है। मूल सूत्र बतलाया था, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास है। नाम स्थापना द्रव्य भाव भावतः तत्सन्यास है। नाम स्थापना द्रव्य भाव से, इन चार अपेक्षाओं से, चार विवक्षाओं से वस्तु के स्वरूप का अधिगम होता है, ज्ञान होता है और उससे हमारे को वस्तु स्वरूप को जानना चाहिए। हेलो हेलो पंडित जी। हाँ, पंडित जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है। 1 मिनट। हाँ, अभी है ना सब लाइन पे? हाँ जी। देखिए, नाम स्थापना द्रव्य और भाव, ये चार निक्षेप है। इन चारों का संक्षिप्त स्वरूप पहले बतलाया जा चुका है। नाम निक्षेप, बिना गुणधर्म के किसी भी वस्तु का नाम रख देना। स्थापना निक्षेप, किसी अनुपस्थित वस्तु की उपस्थित वस्तु में स्थापना। द्रव्य निक्षेप, भूत और भावी पर्यायों से पदार्थ को देखना। भाव निक्षेप, सिर्फ वर्तमान पर्याय से वस्तु को देखना। ये चार निक्षेप हो गए। इन चारों निक्षेपों में शंकाकार ने ऐसी शंका की कि द्रव्य निक्षेप सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि वस्तु होगी तो फिर बात चलेगी। कहा नहीं, ऐसा नहीं। क्यों नहीं ऐसा? इसलिए नहीं है कि नाम सबसे पहले जरूरी है। नाम के बिना काम नहीं हो सकता। सबसे पहले हम नाम की बात करें। जब तक वस्तु का नाम ही नहीं होगा तब तक बात आगे कैसे बढ़ेगी?
तो नाम, तो नाम के साथ में कहा स्थापना। जिस वस्तु की चर्चा चल रही हो सबसे पहले नाम तो बताओ। नाम बताने के बाद में स्थापना का ग्रहण किया जाता है। और द्रव्य में पूर्वोत्तर कालवर्ती बात को ग्रहण किया जाता है। और भाव क्या है? वर्तमान समयवर्ती है। द्रव्य में भूतभावी पर्यायों को ग्रहण किया जाता है, तो द्रव्य विशेष है। और भाव सबसे अंत में वर्तमान पर्याय को ग्रहण किया गया। तरह से अत्यंत संक्षेप में उसके क्रम की भी चर्चा की। देखिए फिर 19 से 25 पैराग्राफ से अपन बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कोई विशेष बातें नहीं है, थोड़ी सी व्याकरण सम्मत बातें इन्होंने की है, न्याय व्याकरण सम्मत। इसको पूरा करते हैं अपन, से प्रमाण नहीं रहेगा, मैं सूत्र तक बढ़ेंगे आगे। विरोध होने के कारण एक जीवादि अर्थ के नामादि 4 निक्षेप नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं? वस्तु एक है और 4 निक्षेप कैसे हो सकते हैं? नाम भी हो, स्थापना भी हो, द्रव्य भी हो, भाव भी हो, ये नहीं हो सकता। जैसे नाम नाम ही है, स्थापना नहीं है। यदि उसे स्थापना माना जाता है तो फिर नाम नहीं हो सकता, उसका नाम नहीं कह सकते। और नाम कहते हैं तो स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें विरोध है। समझ में आई? मतलब शंकाकार की शंका, यद्यपि अपने को ऐसी शंकाएं होती नहीं है, क्योंकि अपने को इस प्रकार का समाधान पहले से पता है। इसमें क्या क्यों नहीं हो सकता? लेकिन ये कह रहा है जिसका हमने नाम रखा है उसकी हम स्थापना कैसे करेंगे? या तो उसको नाम दे दो या उसको स्थापना कह दो। स्थापना होगा तो नाम नहीं होगा, नाम होगा तो स्थापना नहीं होगा, विरोध आता है। उत्तर, एक ही वस्तु में लोक व्यवहार में नाम आदि 4 व्यवहार देखे जाते हैं, अतः उनमें कोई विरोध नहीं है। सिंपल सी बात है। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से सारी बातें लागू हो गई यहाँ। नाम आदि 4 व्यवहार देखे जाते हैं, उनमें कोई विरोध नहीं है। इंद्र नाम का व्यक्ति है। अब ये 4 बतला रहे हैं एक ही चीज के अंदर 4 घटित करके। इंद्र नाम का व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम है इंद्र। इंद्रचंद जी होते ही हैं, इंद्र कुमार जी, इंद्रजीत जी, ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना लोगों के। इंद्र जी, इंद्र, इंद्र नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम इंद्र रखा गया है, तो ये तो हो गया नाम निक्षेप। ठीक है। मूर्ति में इंद्र की स्थापना होती है, तो इंद्र की स्थापना भी हो गई। कोई मूर्ति बनाई हमने कहा कि ये कितना सुंदर इंद्र है, भाई साहब ये इंद्र कितने का होगा? और लोग तो यहाँ तक कह देते हैं भाई साहब ये भगवान कितने के हैं? भगवान की मूर्ति, ये भगवान कितने के हैं? लोग गणपति विसर्जन चल रहा था, ये गणपति खरीदने जाते हैं, ये गणपति कितने के हैं? ये महावीर भगवान कितने के हैं भाई साहब? किसकी स्थापना हो गई उसमें? इंद्र की स्थापना, व्यक्ति की स्थापना, परमात्मा की स्थापना मूर्ति में। इंद्र नाम का व्यक्ति, इंद्र की प्रतिमा में स्थापना, 2 बातें हो गई। इंद्र की प्रतिमा बनाने के लिए लाए गए काष्ठ को भी लोग इंद्र कह देते हैं। क्या? जैसे पाषाण की प्रतिमा के लिए लाए गए पाषाण को भी प्रतिमा कह देते हैं। कैसे कह देते हैं? होगा आगे के पीछे था, इस बात के आधार पर कहा जाता है ना। जैसे आगे की पर्याय की योग्यता से भी इंद्र, राजा, सेठ आदि व्यवहार होते हैं। इस पर्याय के पहले ही कह दिए जाते हैं, व्यवहार भी इस प्रकार का चलता है। राजा और इंद्र की बात तो फिर वर्तमान समय में नहीं है, युग ऐसा नहीं है, लेकिन सेठ जी के बालक को भी सेठ साहब कह देते हैं। तो पंडितों के बच्चों को छोटे पंडित जी कह करके पुकारा जाता है। कहो पंडित जी, तो पंडित जी कह देते हैं। बोलो आप क्यों?
क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि इसकी भावी पर्याय विद्वान रूप होगी, पंडित रूप होगी, तो से पंडित कहने का व्यवहार ये द्रव्य निक्षेप से। तथा शचीपति इंद्र में भाव व्यवहार प्रसिद्धि है। भाव निक्षेप की दृष्टि से देखेंगे तो इंद्र कौन है? शचीपति, शची का जो पति है, इंद्राणी का जो पति है, वही इंद्र इस व्यवहार से प्रसिद्ध है। शंकाकार ने जो दृष्टांत दिया है कि नाम नाम ही है, स्थापना नहीं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि ये कहा ही नहीं जा सकता कि नाम स्थापना है, किंतु नाम स्थापना द्रव्य और भाव से एक वस्तु के 4 प्रकार से व्यवहार की बात है। वस्तु एक है और एक ही वस्तु के 4 प्रकार से व्यवहार किए, तो 4 प्रकार से व्यवहार की बात कही जाती है, इसलिए ऐसे कोई विरोध वाली बात इसके अंदर बनती नहीं है। जैसे ब्राह्मण मनुष्य अवश्य होता है, ब्राह्मण मनुष्य अवश्य होता है, क्योंकि ब्राह्मण में मनुष्य जाति का सामान्य अवश्य पाया जाता है, पर मनुष्य ब्राह्मण हो न भी हो, ये हुई ना बात। उसी तरह स्थापना नाम अवश्य होती है, क्योंकि बिना नामकरण के स्थापना नहीं होती, परंतु जिसका नाम रखा गया है उसकी स्थापना हो भी और न भी हो। बहुत सरल विषय ऐसे हैं जिनके बारे में ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे चर्चा करने जैसी बात नहीं लग रही है। यहाँ तक बहुत सरल सरल नाम और स्थापना। किसी वस्तु का हमने नाम रखा, स्थापना रखी, तो स्थापना और नाम, जिसकी स्थापना की गई है उसका नाम तो नियम से था, लेकिन जिसका हमने नाम रखा है उसकी किसी और वस्तु में स्थापना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों प्रकार की बातें चलेगी। इसी तरह द्रव्य भाव अवश्य होगा, क्योंकि उसकी उस योग्यता का विकास अवश्य होगा, परंतु भाव द्रव्य हो भी न भी हो, क्योंकि उस पर्याय में आगे अमुक योग्यता रहे भी और न भी रहे। जो द्रव्य है मैंने आगे पीछे की पर्याय वाला, वो तो भाव होगा ही होगा, लेकिन जो भाव है वो द्रव्य हो या न हो जरूरी नहीं है। अतः नामादि में परस्पर अनेकांत है। छाया और प्रकाश, कौवे और उल्लू में पाया जाने वाला सहान अवस्थान और बद्ध घातक विरोध विद्यमान ही पदार्थों में होता है, अविद्यमान खर विषाण आदि में नहीं। बद्ध घातक विरोध, बद्ध घातक विरोध मतलब एक घात करने वाला और एक जिसका वध हो रहा है, ऐसा जिसका घात हो रहा है और जो घात करने वाला है, ये सब विद्यमान में ही होगी, अविद्यमान के अंदर ये बातें हो नहीं सकती। छाया और प्रकाश के समान सहान अवस्थान, ये विरोध है, साथ में नहीं रह सकते। छाया और प्रकाश एक साथ में नहीं रह सकते। देखिए, अतः विरोध की संभावना से ही नामादि चतुष्टय का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। विरोध यदि नामादि रूप है तो वह उसके स्वरूप की तरह विरोधक नहीं हो सकता, यदि नामादि रूप नहीं है तो भी विरोधक नहीं हो सकता। इस तरह तो सभी पदार्थ परस्पर एक दूसरे के विरोधक हो जाएंगे। मेरा नाम कुछ है, आपका नाम कुछ है, इनका नाम कुछ है, किसी और का नाम और कुछ है। यदि इस तरह से देखेंगे तो आपस में सब में कोई ना कोई विरोध खड़ा हो जाएगा, सभी एक दूसरे के विरोध हो जाएंगे, विरोधी हो जाएंगे। देखिए फिर आगे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं करें, सूत्र के माध्यम से जो बात कही गई है, जो हमारे ध्यान रखने योग्य है और याद रखने योग्य है, वह बात तो सिर्फ इतनी ही बात थी कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चारों का स्वरूप क्या है, वो स्वरूप हमारे को स्मरण में रखना चाहिए। ठीक है, 26 से 30 पैराग्राफ देखिए। भाव निक्षेप में वे गुण आदि पाए जाते हैं, अतः इसे ही सत्य कहा जा सकता है, नामादि को नहीं। ये कैसी गजब प्रश्न है। शंका तो वास्तव में बहुत जबरदस्त तर्क किया है। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? कि भाव, जैसे हमने कोई इंद्र कहा, इंद्र नाम रख दिया किसी का, इंद्र पने की स्थापना रख दी और भूत भावी पर्यायों के आधार पर इंद्र कह दिया, तो ये कह रहे हैं यार ये तो आप गलत बातें कह रहे हो। किसी का नाम इंद्र रखने से कोई इंद्र थोड़ी ना हो गया, किसी में इंद्र की स्थापना करने से वो इंद्र थोड़ी ना हो जाएगा। आगामी क्या बनेगा और क्या होगा उससे इंद्र कह देना
ये सब बातें बेकार की बातें हैं, सच्ची बात करो। तो असली गुण और असली सच्चाई की बात करने वाला भाव निक्षेप है। इसलिए यहाँ शंकाकार की ये शंका है कि भाव निक्षेप ही सत्य है, बाकी के 3 निक्षेप सत्य नहीं है, असत्य होने से उनका निषेध कर दिया जाना चाहिए। समझ में आ गई बात? नाम निक्षेप में क्या दम है, स्थापना निक्षेप में क्या दम है, और द्रव्य निक्षेप भी कोई मायना नहीं रखता है, क्योंकि ये तीनों सत्यता का प्रतिपादन नहीं करते हैं, इसलिए इन तीनों का निषेध कर दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। फिर देखिए आप आगे जवाब देते हैं इसका। ऐसा मानने पर नाम स्थापना और द्रव्य से होने वाले यावत लोक व्यवहारों का लोप हो जाएगा। बोलो, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, आप कहोगे तो हम बोल भी देंगे, ये बात हम बता भी देंगे, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, नाम स्थापना और द्रव्य इनको झूठ मान लो, इनको बंद करो। लेकिन समस्या क्या आएगी, लोक व्यवहार का लोप हो जाएगा। बोलो, मैं आप लोगों को किसी भी नाम से पुकार ही नहीं सकता, आप लोग मुझे ये कह करके नहीं पुकार सकते कि ये संजीव गोदा है। संजीव गोदा पुकारने का मतलब है नाम निक्षेप से पुकार रहे हो, और नाम निक्षेप को तो आप असत्य कह रहे हो, काम चलेगा ही नहीं। तो फिर सत्य क्या होगा कि भाव निक्षेप, जो हूं सो कहो, और जो हूं सो कहा नहीं जा सकता, और जो कहा जा सकता है सो हूं नहीं। कैसी विडंबना है। जो कहते हैं वो है नहीं, और जो है वो कहा जा सकता नहीं। देखिए, लोक व्यवहार में बहुभाग तो नामादिक 3 का ही है। क्या कहा? यदि हम लोक व्यवहार की बात करें, व्यावहारिकता की बात करें, तो बहुभाग तो 3 का ही देखा जाता है, नाम स्थापना और द्रव्य। भाव से तो चर्चा ही कौन करता है। कोई भी हो, सबसे पहले तो नाम से ही पुकारते हैं हम, या फिर स्थापना से, या फिर द्रव्य भाव से। किसी को कुछ, आप देखिए आपके मुख से जितने किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, पदार्थों के लिए शब्द निकलते होंगे, उन सब शब्दों में नाम स्थापना और द्रव्य का कितना रोल है और भाव का कितना रोल है, आप खुद महसूस करेंगे। तो इन्होंने यहाँ ये कह दिया बहुभाग, तो बहुभाग का मतलब बहुत बड़ा पार्ट, 4 में से 3 ने बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है। नामाध्याश्रित व्यवहारों को उपचार से स्वीकार करना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे में क्रूरता, शूरता आदि गुणों का एक देश देखकर उपचार से सिंह व्यवहार तो उचित है, पर नामादि में तो उन गुणों का एक देश भी नहीं पाया जाता। अतः नामाध्याश्रित व्यवहार औपचारिक भी नहीं कहे जा सकते। कोई कह दो कि साहब ये जो नाम आदि जो है ना ये औपचारिक है, तो उपचार से स्वीकार करना ठीक नहीं है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, इनको उपचार से भी नहीं कहा जा सकता है, एक देश भी नहीं दिखता है। यदि नामादि व्यवहार को औपचारिक कहा जाता है तो गौण और मुख्य में मुख्य का ही ज्ञान होता है। इस नियम के अनुसार मुख्य भाव का ही संप्रत्यय होगा, नामादि का नहीं। समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं? यदि नाम, स्थापना और द्रव्य, इन तीनों निक्षेपों को औपचारिक कह दिया जाएगा। समझना आप क्या कह रहे हैं? नाम, स्थापना और द्रव्य, यदि इन तीनों निक्षेपों को औपचारिक कह दिया जाएगा तो फिर औपचारिक कहा जाता है तो गौण और मुख्य में मुख्य का ज्ञान होता है। इस नियम के अनुसार भाव मुख्य हो गया, ये तीनों गौण हो गए। 2 तरह की चीजें है ना, एक मुख्य और एक गौण, 2 बातें हैं। तो नाम, स्थापना, द्रव्य ये औपचारिक होने से गौण हो गए, और भाव वो मुख्य हो गया। तो गौण और मुख्य, इन दोनों में, गौण शब्द में तो नाम, स्थापना, द्रव्य समाहित हो गए, और मुख्य शब्द में भाव समाहित हो गया।
और गौणता और मुख्यता में मुख्य का ही वर्चस्व रहता है। इसलिए नामादिक को यदि हमने औपचारिक कह दिया तो फिर वो फिर उड़ी जाएंगे, फिर उनका कोई औचित्य नहीं रहेगा। देखिए, अर्थ प्रकरण और संकेत आदि के अनुसार नामादिक का भी मुख्य प्रत्यय भी देखा ही जाता है, अतः नामादि व्यवहार को औपचारिक कहना उचित नहीं है। कृत्रिम पदार्थों में कृत्रिम का ही बोध होता है, यह नियम भी सर्वथा एक रूप नहीं है। यद्यपि गोपाल को लाओ, यहाँ जिसकी गोपाल संज्ञा है वही व्यक्ति लाया जाता है, न कि गायों को पालता है वह। नहीं, गोपाल मतलब क्या होता है? गायों को पालने वाले को गोपाल कहते हैं। श्री कृष्ण के पर्यायवाची के रूप में गोपाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। नटखट मदन गोपाल, गोपाल मतलब गायों को चराने वाला, गायों को चलाने वाला, गौ का पालन करने वाला गोपाल। हमने कहा गोपाल को लाओ, गोपाल को बुलाओ, तो इसका मतलब गोपाल नामक व्यक्ति को ही बुलाया जाता है। इसका अर्थ ऐसा नहीं समझा जाता कि गायों को जो पालता है उसको लेके आओ। तथापि इस नियम की उभय रूप से प्रवृत्ति देखी जाती है। बोलो, अर्थ तो दोनों ही है ना गोपाल का। जैसे किसी प्रकरण के न जानने वाले गावड़े के व्यक्ति से, गावड़े मतलब गंवार, गांव का, गावड़े शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ। जैसे किसी प्रकरण के न जानने वाले गावड़े के व्यक्ति से गोपाल को लाओ यह कहने पर उसकी दोनों गति होंगी। वह गोपाल नामक व्यक्ति को जिस प्रकार लाएगा उसी तरह गाय के पालने वाले को भी ला सकता है। समझ में आ रही है बात? दोनों बातें गर्भित होती है उसमें। ना समझ व्यक्ति तो दोनों को ला सकता है। लोक में अर्थ और प्रकरण में कृत्रिम में प्रत्यय देखा जाता है। फिर सामान्य दृष्टि से नामादि भी अकृत्रिम ही है। सामान्य दृष्टि से इनमें कृत्रिमत्व और अकृत्रिमत्व का अनेकांत है नामादि में। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 से 33। सही है ना ये सब बातें जहाँ तक अपन ने पढ़ी है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझने पूछने योग्य तो बात नहीं लग रही है ना कुछ भी? हाँ, समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 31 से 33। जब नाम स्थापना और द्रव्य द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं तथा भाव पर्यायार्थिक नय का, अतः इनका नयों में ही अंतर्भाव हो जाता है और नयों का कथन आगे होगा ही। तो फिर ये कह रहे हैं यहाँ करने की क्या जरूरत है? शंकाकार की शंका क्या है? नाम, स्थापना और द्रव्य, ये तीन तो द्रव्यार्थिक नय के विषय बनते हैं। भाव निक्षेप ये पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है। तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक जब आगे बताएंगे ही, नयों की चर्चा जब आगे करेंगे ही, तो फिर यहाँ चर्चा करना बेकार है, फिर कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, रहने दो फिर। तो उत्तर, विनयों को समझाने के अभिप्राय से 2-3 आदि नयों का संक्षेप या विस्तार से कथन किया जाता है। विनय कहते हैं शिष्य। विनयों को समझाने के अभिप्राय से का मतलब शिष्यों को समझाने के अभिप्राय से। विनयों को समझाने के अभिप्राय से 2-3 आदि नयों का संक्षेप या विस्तार कथन किया जाता है। जो विद्वान शिष्य हैं वे 2 नयों के द्वारा ही सभी नयों के वक्तव्य प्रतिपाद्य अर्थों को जान लेते हैं। उनकी अपेक्षा पृथक कथन का प्रयोजन न भी हो, पर जो मंद बुद्धि हैं उनके लिए पृथक नय और निक्षेप का कथन करना ही चाहिए। विषय और विषय की दृष्टि से नय और निक्षेप का पृथक पृथक निरूपण है। क्या कह रहे हैं? नय और निक्षेप की दृष्टि से पृथक पृथक निरूपण किया जा रहा है। इसके लिए
जो मंद बुद्धि हैं उनके लिए। ठीक है, मंद बुद्धि व्यक्ति हैं, कर लो उनके लिए चर्चा, क्या फर्क पड़ता है अपने। भाई नाम स्थापना द्रव्य भाव के नाम से नए भी हैं, आप जानते हैं। नाम नए, स्थापना नए, द्रव्य नए और भाव नए, और इन चारों नयों के विषय वही है। नाम नए से नाम को ग्रहण करेगा, जैसे आत्मा, ये आत्मा का नाम है, नाम निक्षेप है। फिर आत्मा की किसी वस्तु में स्थापना, फिर आत्मा की अतीत और अनागत अवस्थाएं और आत्मा की वर्तमान अवस्था, चारों निक्षेप घटित हो गए उसमें। ये चारों नए भी हैं। चौंतीस से 37। यद्यपि सम्यक दर्शनादि का प्रकरण था, अतः सूत्र में तत् शब्द का ग्रहण किए बिना ही सम्यक दर्शनादि के साथ नामादि का संबंध हो जाता। ये बहुत ऐसी बात कर रहे हैं जो अपने आत्मार्थियों के मतलब की नहीं है। ये कह रहे हैं सूत्र में तत् शब्द का ग्रहण किए बिना भी ये काम हो सकता था। ये तत् शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास है, तत्सन्यास है, ऐसा कहा ना। तो तत् शब्द का ग्रहण किए बिना भी सम्यक दर्शनादि की बात हो जाती, तो नाम का संबंध हो जाता है। फिर भी प्रधान सम्यक दर्शन और गौण विषयभूत जीवादिक सभी के साथ नामादिक का संबंध द्योतन करने के लिए विशेष रूप से तत्शब्द का ग्रहण किया गया है। अनंतर का ही विधि या निषेध होता है। अनंतर का ही विधि या निषेध होता है मतलब जैसे न्याय व्याकरण के कुछ एक शब्द हैं, थोड़ी बहुत शब्दों से यदि आप लोग परिचय हो जाएगा यदि आपको, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बता रहे हैं हम यहाँ? अनंतर का ही विधि या निषेध होता है। किसकी विधि और किसका निषेध? ये अनंतर में ही होगा। इस नियम के अनुसार जी, मतलब जिस जैसे पिछले सूत्र में जो बात कही उसके तत्काल बाद में जिस सूत्र के अंदर हमने कहा रामचंद्र जी दशरथ के बेटे हैं, उन्होंने रावण को युद्ध में पराजित किया। अब दूसरे वाक्य में किसकी चर्चा है? राम की। क्यों? क्योंकि अनंतर विधि या निषेध होता है, ऐसा नियम है। पहले हमने कहा सीता दशरथ की बेटी है और राम सीता जनक की बेटी है और राम दशरथ का बेटा है, वह सीता का पति भी है। अब बोलो किससे लागू होगी बात? वह मतलब कौन? जनक। ये नहीं, अनंतर जो वाक्य कहा है उसमें प्रयुक्त संज्ञा, उससे वो वाक्य चलेगा। अनंतर का संबंध होता है। हमने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ठीक है ना। फिर तत्वार शब्दानम सम्यक दर्शनम, जैसे हमने कहा तत्वार शब्दानम सम्यक दर्शनम, फिर कहा तन निसर्गात अधिगमाद्वा। इन निसर्ग और अधिगम दो भेद होते हैं। ये किसके? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के? नहीं 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 नहीं, नहीं। अनंतर का ही विधि होगी। अनंतर मतलब तत्काल पहले जो है या तो उसी का विधि किया जाएगा या उसी का निषेध किया जाएगा। अनंतर का ही विधि या निषेध होता है। इस नियम के अनुसार जीवादि का ही संबंध होगा, सम्यक दर्शनादि का नहीं। इस शंका का समाधान तो यह है कि जीवादि सम्यक दर्शनादि के विषय होने से गौण है, अतः प्रत्यासन्न होने पर ही भी मुख्य सम्यक दर्शनादि का ही ग्रहण किया जाएगा। फिर विशेष बात प्रकरणागत सामान्य में बाधा नहीं दे सकती। इस नियम के अनुसार विषय विशेष के स्वरूप में कहे गए जीवादि पदार्थ प्रकरणागत सम्यक दर्शनादि के ग्रहण के बाधक नहीं हो सकते। तत्वाधिगम के उपाय। चलो आगे।
अधिगम के उपाय बतलाओ। जो अनंतर अनंतर का ही विधि या निषेध होता है, उसमें थोड़ा और बताइए ना। देखिए, अनंतर मतलब तो हो गया तत्काल बाद। अन अंतर, अंतर माने होता है गैप, स्पेस। हाँ। और अन अंतर माने जिसमें गैप नहीं है, जिसमें स्पेस नहीं है, तो उसका नाम है अन अंतर। और विधि हाँ। निषेध का अर्थ समझे आप। विधि का मतलब है पॉजिटिव, निषेध का मतलब है नेगेटिव। हाँ। कि जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव रेस्पॉन्स होगा वो उसी के बारे में तो होगा जिसकी बात चल रही है। बराबर। 5 मिनट पहले हम गुरुदेव की बात कर रहे थे, और उसके बाद में हम किसी मंत्री की बात करने लगे, किसी एक्टर की बात करने लगे, और फिर हमने कहा वो तो बहुत महान है। कौन महान है? गड़बड़। हम गुरुदेव का कथन नहीं कर सकते अब आगे, हाँ, क्योंकि जो वो तो महान है ये कथन किया जाएगा, अनंतर का ग्रहण किया जाएगा। समझ में आ रही है कोई बात? बरोबर। मतलब जो कुछ भी अंतिम वाक्य कहा गया है वो वाक्य उससे पहले वाले वाक्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसके पहले वाला वाक्य उसके पहले वाले वाक्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये संधि बैठनी चाहिए। बरोबर। तभी उसके, क्योंकि विधि निषेध की बात कह दी तो अनंतर के आधार पर कही जाएगी। अच्छा, मैंने ये कहा कि नहीं उसको मना कर दो। अब आप कहेंगे किसको? इसके अनंतर कौन था उसको तलाशेंगे कि नहीं? इसके अनंतर कौन था? हाँ, आगे वाली बात देखो, जो चल रही थी। हाँ। सीता ने जवाब दिया, जाकर कह देना अपने सम्राट से, राजा से, जिस तरह लोक लाज के कारण उन्होंने मुझे छोड़ दिया है उस तरह से धर्म को नहीं छोड़ देंगे। किससे कहा? किससे कहा बोलो, बता सकते हो आप लोग? रामचंद्र जी से कही होगी ना? हाँ जी, राजा से छोड़ दी। किससे कही? उस मंत्री को कही थी जो जंगल में छोड़ने आया। अपने सम्राट से कह दो। हाँ। ये बात किससे कही? सारथी था ना, क्या नाम था उसका? कृतांत वक्र, सेनापति कृतांत वक्र नाम था उसका। हम आपसे पूछ रहे हैं इस सेनापति कृतांत वक्र की चर्चा कहाँ से आ गई? वही था वहां, जस्ट पहले वाला, ठीक है ना? जस्ट बाद वाला। किसका लिंक किसके साथ में बैठेगा? उसके तत्काल बाद वाले के साथ में तो बैठेगा ना। किसका जुड़ान किसके साथ में होगा? अनंतर के साथ में। उसी के का निषेध। मान लीजिए हमने 11 नंबर के सूत्र में किसी बात के लिए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ इतनी बात कही है। 11वें नंबर के सूत्र में हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको ये कैसा नहीं हो सकता भैया? कैसे पता लगेगा कि 10वें सूत्र के अंदर जो बात कही होगी उसके बारे में कह रहे हैं आगे 11वें सूत्र में ऐसा नहीं हो सकता? सिंपल। हाँ, ठीक है, बरोबर। कनेक्शन बनना चाहिए उसका, बात को कनेक्शन बनना चाहिए ना। तो ये बस ये कनेक्शन की बात करें। अनंतर का ही विधि निषेध होता है, अनंतर के बारे में ही, जिसमें गैप नहीं है, जो तत्काल पहले वाला था। आप उसी के बारे में पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे या नेगेटिव रेस्पॉन्स देंगे। आपने जो पॉजिटिव या नेगेटिव रेस्पॉन्स दिया है, जो पॉजिटिव या नेगेटिव प्रतिक्रिया व्यक्त की है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्रतिक्रिया आपकी तत्काल पूर्व कहे गए वाक्य के संदर्भ में हो सकती है, एक दिन पहले कहे गए वाक्य के संदर्भ में नहीं हो सकती है। बरोबर। नहीं तो समझ नहीं पाएंगे लोग। अनंतर कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कैसी स्थिति बनती है, जैसे मानिए कोई व्यक्ति हमसे कोई चीज पूछ रहा है और हमारे दिमाग में कोई और बात चल रही है?
किसी ने हमसे कुछ पूछा और हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, और उसके पूछने पर हमने वो जवाब दे दिया जो हमारे दिमाग में चल रहा था, फिर क्या होगा? अब वो व्यक्ति सामने वाला बिगड़ गया, नाराज हो गया। तो अब हम ये कहते हैं कि उसका बिगड़ना, नाराज होना स्वाभाविक है या नहीं है? हम कहेंगे अरे यार हमने तुमसे कुछ कहा ही नहीं, तुम जबरदस्ती बिगड़ रहे हो, नहीं तुमने बोला है। अरे मैंने तुम्हारे लिए नहीं बोला, ये कैसे मान लूं मैं मेरे लिए नहीं बोला, तुमने मेरे लिए बोला। अब बात को कैसे संभाले? बोलो। सामने वाला व्यक्ति यदि बिगड़ रहा है तो उसका बिगड़ना बिल्कुल वाजिब है। क्यों वाजिब है? क्योंकि अनंतर का ही निषेध होता है। वो ये कहेगा मेरे को क्या पता आप क्या सोच रहे थे और आपके पहले क्या हुआ था, मैं तो यही समझूंगा ना कि ये बात अभी अभी वर्तमान में इस चीज का रिएक्शन है। जैसे दादा नहीं कहते इस प्रकार की बात, मास्टर जी घर में अपनी पत्नी से झगड़ करके आते हैं और क्लास में जाकर के विद्यार्थी को पीट देते हैं। तो जो विद्यार्थी को जो डांटा गया है वो किसकी प्रतिक्रिया है? वो विद्यार्थी सोच रहा है मैंने गलती क्या की थी, वो स्टूडेंट सोच रहा है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ गलती की नहीं। तो जैसे मान लो किसी विद्यार्थी ने क्लास में किसी व्यक्ति के हाथ टच कर दिया। अब मास्टर जी घर में झगड़ करके आए थे, दिमाग में तो वही गुस्सा चढ़ा हुआ था, और इतनी सी बात होने पर उसको इतना पीटा, वो भी सोच में पड़ गया कि यार इतनी सी गलती और इतनी पिटाई। बोलो। वो उसने शिकायत कर दी आगे प्रिंसिपल साहब से, प्रिंसिपल से शिकायत कर दी कि इतनी सी बात पे इतनी पिटाई कर दी। अब वो समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो तो उसी बात के लिए समझेगा ना, उसको क्या पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था और आपके साथ में क्या परिस्थिति थी। हम तो यही समझेंगे हमने ऐसा किया था, आप इस बात का रिजल्ट दे रहे हो, आप इस बात की सजा सुना रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है। और देखो, आप किसी व्यक्ति से दुश्मनी बहुत पुरानी हो तो वर्तमान की छोटी सी गलती के आधार पर भी वो पुरानी दुश्मनी के आधार पर हम उससे बदला निकाल लेते हैं। बहुत सारे इस तरह के सत्य घटनाएं आती हैं टीवी चैनल्स पर, क्राइम पेट्रोल वगैरह कुछ इस तरह के आते हैं जिनमें बिल्कुल सत्य घटनाओं का प्रतिपादन करते हैं। कुछ भी नहीं होती ये बात, उसकी गहराई में जाकर के देखो तो। और नतीजा क्या निकलता है कि उसके पता नहीं कब से रंजिश चली आ रही थी और छोटी सी बात को बतंगड़ बना करके और मौका निकाल करके उसकी आत्महत्या कर दी। संबंध किसके साथ में जोड़ा जाएगा? तत्काल वाली बात के साथ में, पिछली बातों के साथ में संबंध नहीं जोड़ा जाता है। देखिए आगे, कहाँ तक आ गए अपने? 34 से 37 नंबर चलेगा आपने। हाँ जी, हाँ बस ये थोड़ा सा बचा है, 2-4 लाइनें, 2-3 लाइनें बची है। देखिए आप 34 से 37 पैराग्राफ की। इस नियम के अनुसार जीवादि का ही संबंध होगा, सम्यक दर्शनादि का नहीं। इस शंका का समाधान तो यह है कि जीवादि सम्यक दर्शनादि के विषय होने से गौण है, अतः प्रत्यासन्न होने पर भी मुख्य सम्यक दर्शनादि का ही ग्रहण किया जाएगा। फिर विशेष बात प्रकरणागत सामान्य में बाधा नहीं दे सकती। इस नियम के अनुसार विषय विशेष के रूप में कहे गए जीवादि पदार्थ प्रकरणागत सम्यक दर्शनादि के ग्रहण में बाधक नहीं हो सकते। और कुल मिलाकर की बात ये हो गई, दोनों तरफा बातें साहब। प्रकरण यदि अभी ये चल रहा है तो आप इस बात को मानो, मूल विषय कोई और चल रहा था तो आप उस बात को भी कह सकते हो। ये बातें उसके बारे में कही गई है। इस तरह से अपनी यहाँ इस सूत्र की चर्चा पूरी हुई। अब आगे मार्मिक सूत्र है एक, प्रमाण नये अधिगम है। प्रमाण और नये के माध्यम से अधिगम होता है, ज्ञान होता है। प्रमाण नयई अधिगम है। प्रमाण नयई अधिगम संस्कृत के सूत्र हैं। आप लोगों को याद हो रहे हैं कि नहीं? आप लोग सूत्रों का पाठ कर सकते हैं कि नहीं? शुद्ध सूत्र बोल सकते हैं कि नहीं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा
जीवा जीवात्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षा तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास है प्रमाण नैर अधिगम है। बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं? ज्ञान किससे होता है? ज्ञान कराने में कौन सहयोगी है? प्रमाण और नय, ये ज्ञान कराने में सहयोगी है। प्रमाण और नयों से जीवादि पदार्थों का अधिगम। अधिगम मतलब क्या होता है? ज्ञान। किससे होता है अधिगम? ये प्रमाण और नय से होता है। प्रमाण से भी वस्तु का अधिगम होता है और नय से भी वस्तु का अधिगम होता है। अब प्रमाण किसे कहते हैं और नय किसे कहते हैं? इसमें जो ये व्याख्या की है प्रमाण आदि की, ये प्रमाण और नय की व्याख्या सब की सब न्याय सम्मत व्याख्याएं की गई है। अब ये स्टार्टिंग के प्रारंभिक जो ये सूत्र चल रहे हैं और ये जो अध्याय हैं, इनमें तो ये न्याय की विशेष चर्चा है। 10 अध्यायों में से 2-3 ही ऐसे हैं जिनमें विशेष रूप से न्याय की चर्चा है। 2-3 अध्याय प्रमाण और न्याय शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण माने प्रामाणिकता, सत्यता का आधार का नाम है प्रमाण। प्रमाण माने प्रूफ। व्हाट इज द प्रूफ? इस बात का क्या प्रमाण है आपके पास में? प्रमाण माने किसी बात की सिद्धि। प्रमाणों से ये बात सिद्ध होती है। प्रमाण माने न्याय का एक पार्ट किसी वस्तु के निर्णय तक पहुंचने के लिए, और प्रमाण माने पूरी वस्तु को ग्रहण करने वाली ज्ञान की पर्याय, उसका नाम भी प्रमाण है। नए क्या होते हैं? एक अंश को जानने वाले का नाम नए, पूरी वस्तु को जानने वाले का नाम प्रमाण है, और एक अंश को जानने वाले का नाम नए है। और नए पद्धति के अनुसार ही सप्तभंगादि चलते हैं। सप्तभंगी की व्यवस्था चलती है, स्यादवाद व्यवस्था चलती है। विधि निषेध रूप अस्ति नास्ति रूप प्रतिपादन किए जाते हैं। देखिए जरा ये बातें क्या कहना चाहते हैं यहाँ, कैसी कैसी बातें कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में अल्प अक्षर वाले पद का पूर्व प्रयोग करना चाहिए। ये तो अभी सूत्र की मीमांसा कर रहे हैं। सूत्र में क्या कह रहे हैं? प्रमाण और नय, और इनसे होता है अधिगम। तो का सूत्र में जिनका अक्षर छोटा होता है उन्हें पहले रखना चाहिए, ऐसा व्याकरण शास्त्र का नियम है। नय प्रमाणैर अधिगम है, नय प्रमाणैर अधिगम है, ऐसा होना चाहिए। आपको ध्यान है इस तरह की बात इन्होंने पहले भी उठाई थी। कहाँ उठाई थी? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो ज्ञान छोटा होने से, अल्प अक्षर वाला होने से ज्ञान दर्शन चारित्राणि कहना चाहिए था। दर्शन ज्ञान क्यों कह रहे हैं? ऐसी पहले सूत्र में चर्चा की थी। जिसमें अक्षर कम होते हैं ना, व्याकरण का ये नियम है, वो पहले होना चाहिए। तो व्याकरण के अल्प अक्षर वाले पद का पूर्व प्रयोग करना चाहिए। इस नियम के अनुसार नय का प्रथम ग्रहण करना चाहिए था, किंतु उक्त नियम में बाधक पूज्य का पूर्व निपात होता है। इस नियम के अनुसार प्रमाण पद का ग्रहण प्रथम ग्रहण किया गया। पहले भी यही तर्क दिया था। दर्शन ज्ञान चारित्र में भी दर्शन को पूज्यता प्राप्त है, इसलिए दर्शन को पहले रखा गया था। और प्रमाण नए अधिगमय में भी प्रमाण को पूज्यता प्राप्त है। पूज्यता इसलिए प्राप्त है कि नए तो क्या है, बच्चा है बेचारा, एक अंश का ज्ञान करता है, और प्रमाण तो पूरी बात कहता है। ऐसा कह सकते हैं प्रमाण प्रौढ़ है और नए उसका बालक है, बेटा है। इस नियम के अनुसार प्रमाण पद का प्रथम ग्रहण किया है।
प्रमाण के द्वारा प्रकाशित ही अर्थ के एक देश में नए की प्रवृत्ति होती है, अतः प्रमाण पूज्य है। नए की प्रवृत्ति कहाँ होगी? प्रमाण के द्वारा प्रकाशित ही अर्थ में प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नय है। ऐसी गति लिखी है आचार्य अकलंक देव ने। क्या व्याख्या करते हैं आचार्य अकलंक देव? प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को, प्रमाण से प्रकाशित वस्तु को विशेष रूप से प्रकाशित करने वाला, उसका नाम नय है, अतः प्रमाण पूज्य। प्रमाण समुदाय को विषय करता है तथा नय अवयव को। प्रमाण सकलादेशी होता है तथा नय विकलादेशी। समझ में आ गई यहाँ तक सारी बातें? प्रमाण और नय, इन दोनों में अंतर भी बतला दिए, 3 अंतर स्पष्ट रूप से करी दिए हैं। एक सकलादेशी, एक विकलादेशी है। प्रमाण समुदाय को ग्रहण करता है, नय अवयव को ग्रहण करता है, और प्रमाण का विषय व्यापक है और नय का विषय उसके एक देश में है। प्रमाण के द्वारा प्रकाशित ही अर्थ के एक देश में नय की प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह से इस सूत्र की भी अपन ने यहाँ इतनी चर्चा तो ये कर ली है कि ये सूत्र का अर्थ यदि कोई पूछे तो हम बतला सके। हाँ जी पंडित जी। हाँ, ये सकलादेशी यानी सर्वदेश, राइट? सर्वदेश और विकलादेशी यानी एक देश, वो मीनिंग होगा उसका? हाँ, सकलादेशी का मतलब पूरी वस्तु, सकल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण वस्तु को विषय बनाना, परिपूर्ण वस्तु को विषय बनाना, वो प्रमाण का काम है। और विकलादेश अंश को विषय बनाना, वो नय का काम है। पूरी वस्तु प्रमाण का विषय है और अंश को विषय बनाना वो नय का कार्य है। इस तरह से प्रमाण और नय के संदर्भ में संक्षिप्त मीमांसा अपनी यहाँ हुई है। शेष चर्चा अपन कल के स्वाध्याय में करेंगे। अभी की चर्चा को यही विराम देता हूँ। ठीक, प्रमाण है वो लाइक बहुवचन में यूज कर सकते हैं ना, और नई है वो एक वचन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, मिस्टेक हो जाएगी इसमें। प्रमाण बहुवचन नहीं है, एक ही व्यक्ति को पूरा देखना वो नय का काम है। जैसे कल एलिफेंट की चर्चा कर रहे थे ना अपन लोग, हाथी की सूंड देख करके हमने कह दिया कि हाथी है, तो सूंड देख करके कहना ये नय का कथन है, और पूरे हाथी को देख करके कहना ये प्रमाण का कथन है। क्लियर? समझ में आ गई क्या बात? जी। व्यक्ति एक ही है, वस्तु एक ही है, उसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को पूरा देखें क्या एक पार्ट विशेष से देखें। हमने किसी व्यक्ति के बारे में पूछा आपसे और आपने कहा अरे वो व्यक्ति तो बहुत गोरा है, तो गोरा कहा तो आपने एक क्वालिटी के आधार पर कथन कर दिया, एक अंश से नय का कथन है। हमने पूछा किसी व्यक्ति के बारे में, आपने कहा अरे बहुत इंटेलिजेंट है, पता है आपको, तो इंटेलिजेंट का ये एक ही बात हो गई। हमने कहा वो व्यक्ति कैसा है, वजन थोड़ा सा ज्यादा है, अरे मोटा है थोड़ा, अच्छा एक अंश से प्रतिपादन हुआ। कैसा है, अरे पैसे वाला है बहुत, क्या वैभव है। समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं हम लोग, क्या बात है, एक्चुअल बात क्या है, पोजीशन क्या है। नए अंश का कथन करेगा, प्रमाण पूरी वस्तु का ग्रहण करेगा। प्रमाण और नए के संदर्भ में तो बहुत व्याख्या की जा सकती है, तो हम कल थोड़े बहुत उदाहरणों से इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। 9 वर्ण मुकार मंत्र।